हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर नीरज अग्रवाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जयपुर के यूरोलॉजी, किडनी प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर एवं यूनिट हेड है। चिकित्सा क्षेत्र में उन्हें 25 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है और वे जटिल यूरोलॉजिकल सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण तथा रोबोटिक सर्जरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्हें एमबीबीएस परीक्षा में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित फाइजर अवार्ड फॉर मेडिकल एक्सीलेंस से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित भामाशाह पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार शैली जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आपके माध्यम से मुझे आपके श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिलेगा और मुझे खुशी होगी उनके सवालों का जवाब देने में। बिल्कुल सर, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरे पिता की किडनी अचानक फेल हो गई थी जबकि उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं थी। क्या किडनी की बीमारियां सचमुच बिना लक्षण के बढ़ती रहती है? सोमेश सिंह का ये प्रश्न आया है। जो किडनीज होती हैं शैली, अपने बॉडी का वो नेचुरल फिल्टर माना जाता है उनको। तो जो अपने बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका काम किडनीज का होता है उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के ज़रिए निकालना। जहाँ तक आपके श्रोता का सवाल है कि उनके पिताजी की किडनी अचानक ख़राब हो गई थी, ऐसा जनरली होता नहीं है। कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से उनके ज़रूर कुछ ना कुछ लक्षण आ रहे होंगे। जो किडनी डैमेज के इनिशियल लक्षण होते हैं वो कई बार अपन लोग बाग नज़रअंदाज कर लेते हैं, जैसे कि छोटी मोटी शरीर के ऊपर सूजन आना, आँखों के चारों तरफ सूजन आना, पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना या पेशाब की मात्रा का कम हो जाना। अगर इस तरह से कोई अपने लक्षण आ रहे हैं तो अपने को सोचना चाहिए कि ये किडनी की बीमारी के कारण से हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि ये लक्षण बहुत सारे पेशेंट्स में नहीं आते और एक दिन जब उनका अपन टेस्ट कराते हैं तो अपने को पता पड़ता है कि वो किडनी का काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो बट अपने को हमेशा इन लक्षणों के लिए सजग रहना चाहिए और अपने को ये पता लगाना चाहिए कि ये लक्षण आ रहे हैं तो ये किडनी की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया कि बहुत ही छोटे छोटे लक्षण, सूजन आना, यूरिन प्रॉपर पास नहीं होना, ये भी कई बार गंभीर किडनी समस्या के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं रोज ऑफिस में 8-10 घंटे बैठता हूँ और कई बार काम के कारण घंटों पेशाब रोक कर रखता हूँ। क्या यह आदत भविष्य में कोई बड़ी समस्या पैदा कर सकती है? शिरीष का ये प्रश्न आया है। तो शिरीष जी, ये एक बहुत ही आम समस्या है और स्पेशली जो ऑफिस में काम करने वाले अपने जो लोग होते हैं, जो पुरुष और महिलाएं होती हैं, वो जनरली ये कई बार उनकी टेंडेंसी होती है कि अपन यूरिन को पोस्टपोन कर दें जी। ये आदत शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर ये आदत आप एक आदत की तरह बना लें और इसको रेगुलर रूप में बहुत लंबे टाइम तक अगर यही करते रहें तो ये यूरिन में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, यूरिन में जलन पैदा कर सकती है, या कई बार एक्सट्रीम केसेस में या लॉन्ग टर्म ये पेशाब की थैली की जो आपकी पावर होती है जिसके कारण से पेशाब करने में आपको दिक्कत आ सकती है, ये लक्षण पैदा कर सकती है। तो जहाँ तक हो सके आप इस आदत को अपनी एक रूटीन हैबिट मत बनाइए। हर 2-3 घंटे में आप यूरिन पास करने की अपनी एक हैबिट बनाइए, भले ही आपको प्रेशर हो या नहीं हो। जनरली हम कहते हैं कि जैसे ही आपको फर्स्ट डिज़ायर ऑफ यूरिन पास करने का हो तो आप ज़रूर वॉशरूम जाएं और अपना ब्लैडर को खाली करके आएँ। बिल्कुल। और डॉक्टर, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जब व्यक्ति बहुत देर तक अपना यूरिन रोक कर रखता है तो उसके बाद ब्लैडर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो पेन काफ़ी घंटों तक भी चलता रहता है। तो क्या ये भी इसी वजह से होता है कि आप बहुत देर तक उस चीज़ को होल्ड करके जब हम पेशाब को बहुत देर तक होल्ड रखते हैं तो पेशाब की थैली क्या होती है? पेशाब की थैली अपना एक मस्कुलर ऑर्गन है जी। तो जब आप कोई भी मसल को बहुत देर तक स्ट्रेच करके रखेंगे जी, तो जाहिर बात है कि उसमें वो वीकनेस भी आएगी और उसमें पेन रह सकता है। तो हमारी सलाह यही रहती है कि हमारे पेशेंट्स को कि 200 से 300 ml के आसपास जैसे ही आपका ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाए आप उसको ब्लैडर को एम्प्टी ज़रूर करके आइए और ज़्यादा लंबे समय तक उसको अंदर होल्ड मत करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 42 साल है और हाल ही में हेल्थ चेकअप में क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ आया है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरी किडनी खराब होनी शुरू हो गई है? सुमति सोनी का ये सवाल आया है। तो सुमति जी, सीरम क्रिएटिनिन जो होता है कि ब्लड टेस्ट होता है जो एक किडनी की हेल्थ का इंडिकेटर होता है। नॉर्मली जो इसकी रिपोर्ट होती है वो 1.5 या 1.6 के नीचे रहनी चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट 1.5, 1.6 है
तो इसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिनिन का बढ़ना ज़रूरी नहीं है कि किडनी डैमेज का ही लक्षण हो। कई बार क्रिएटिनिन और किसी कंडीशंस में भी बढ़ सकता है, जैसे कि अगर आपने बहुत डिहाइड्रेशन वाली स्टेट में ये टेस्ट करवाया है, या आपने जैसे ओवरनाइट बिल्कुल ही फास्टिंग रहे हैं और सुबह आपने टेस्ट करा लिया जिसमें शरीर में पानी की कमी थी, तो कई बार क्रिएटिनिन हमने देखा है कि हल्का फुल्का बढ़ा हुआ आ सकता है। या आप कोई लंबे समय से कोई पेन किलर ले रहे हैं किसी दर्द के कारण से, जोड़े के दर्द के कारण से, और उसके बाद आपने क्रिएटिनिन कराया, तो वो भी हम कई बार देखते हैं कि वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ सकता है। लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन 1.5 1.6 से ज़्यादा है, मसलन कि जैसे 2.5 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो इसमें ज़रूर चिंता का विषय है और इसमें आपको अपने किडनी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। आम तौर पे जो किडनी डैमेज के जो कॉमनेस्ट अपन कारण समझते हैं वो होते हैं डायबिटीज़, या लंबे समय तक अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, या क्रोनिक एब्यूज़ ऑफ पेन किलर्स। जैसे आपने देखा होगा आजकल पेन किलर्स बहुत ओवर द काउंटर अपन यूज़ करते हैं। ज़रा सा सर में दर्द हुआ या बॉडी में दर्द हुआ, अपन बिना सोचे समझे पेन की गोली ले लेते हैं। कई बार 2 ले लेते हैं, कई बार 3 ले लेते हैं दिन में। अगर ये लंबे टाइम तक रहता है तो ये डायरेक्टली किडनी को डैमेज करती हैं और इसकी वजह से भी क्रिएटिनिन आपका बढ़ सकता है। तो आप अपना क्रिएटिनिन लेवल आप एक बार देखें कि कितना आया है। अगर बॉर्डरलाइन क्रिएटिनिन का लेवल है 1.5 1.6, तो एक बार उसको वापस से रिपीट करवा लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते बाद, खूब पानी पी के। अगर फिर भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो अपने किडनी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं जिम जाता हूं और काफी समय से हाई प्रोटीन डाइट तथा सप्लीमेंट्स ले रहा हूं, क्या भविष्य में इससे किडनी पर दबाव पड़ सकता है? मोहित का ये सवाल आया है। तो मोहित जी, हमें जनरली ये बताया जाता है कि अपनी बॉडी की ऑप्टिमम हेल्थ के लिए या उसके लिए एक हेल्दी जीवन जीने के लिए अपने को एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये जो 3 कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनका एक प्रॉपर रेशियो बना के रखना पड़ता है। अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं जिम जाने के कारण से और ये सोचते हैं कि हम प्रोटीन ज़्यादा लेने से मेरी बॉडी ज़्यादा अच्छी बनेगी या ज़्यादा मेरी मसल्स अच्छी बनेंगी, तो ये बात सही नहीं है। अपनी बॉडी में एक नेचुरल बैलेंस होना चाहिए प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का। अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से अनावश्यक रूप से आपकी किडनीज़ के ऊपर दबाव पड़ता है। किडनीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ता है उस प्रोटीन को बॉडी से मेटाबोलाइज करने के लिए या बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए। तो इसकी वजह से लंबे समय तक आपकी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही मत लीजिए, लेकिन उसकी एक रिकमेंडेड जो डोज होती है वो आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ अक्सर हम देखते हैं कि लोग बाग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का भी यूज़ करते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी, मसल्स ज़्यादा बनेंगी। तो स्टेरॉइड्स का उपयोग बिल्कुल मत करिए अपने चिकित्सक की बिना सलाह के, और प्रोटीन की मात्रा भी नियंत्रित और संतुलित लेके ही आप जिम जाइए। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मेरी माँ को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, क्या हर बार संक्रमण होना सिर्फ एक सामान्य समस्या है या इसके पीछे कोई गंभीर कारण भी छिपा हो सकता है? कनिका का ये सवाल आया है। कनिका जी, आपने अपनी माताजी की उम्र नहीं बताई, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि उनकी उम्र 50-60 वर्ष के लगभग होगी, और इस उम्र की महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन एक बहुत ही आम समस्या है। जनरली जब हम इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं तो उनमें हम कोई डेफिनेटिव कारण नहीं निकाल पाते, लेकिन अगर हम और उनके बारे में बात करते हैं और उनसे पूछते हैं तो 3-4 पैटर्न हमें हमेशा उनको मिलते हैं। एक तो ये होता है कि उनकी वाटर इनटेक या पानी पीने की जो मात्रा है वो हमेशा हमें कम ही मिलती है। तो यूरिन इन्फेक्शन होने का सबसे कॉमन कारण होता है कि कम पानी पीना या इनएडिक्वेट वाटर इनटेक या शरीर में डिहाइड्रेशन। तो आप अपनी माताजी को कहिए कि वो कम से कम 2 से 3 लीटर दिन भर में पानी पिया कीजिए। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या या कब्ज़ की समस्या जिन भी पेशेंट्स के होती है उनमें हम देखते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन की इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आपकी माताजी के बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और ये दोनों चीज़ें ही नहीं है, अगर आपने कब्ज़ भी रूल आउट कर लिया है, पानी भी वो खूब पी रही हैं, तो अपने को उनका कुछ चेकअप कराना चाहिए, जैसे कि सोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन होती है किडनीज़ की हेल्थ देखने के लिए। कोई उनके साइलेंट स्टोन्स तो नहीं पड़े हुए, कई बार छोटी मोटी पत्थरी पड़ी हुई होती है और वो भी एक यूरिन में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। भले ही वो पेन आपके माताजी के नहीं कर रही हो, लेकिन वो इन्फेक्शन फिर भी पैदा कर सकती है। तो आप अपने माताजी की सोनोग्राफी ज़रूर कराइए, और अगर वो भी ठीक है तो कोई ऐसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल, यानी ऐसे मामलों में सबसे पहले सोनोग्राफी करवानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है, कई बार कुछ ऐसे स्टोन्स भी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं जिनका कोई संकेत भी नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, आजकल इंटरनेट पर किडनी डिटॉक्स, किडनी क्लीनिंग और तरह तरह के घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं। क्या वास्तव में किडनी को साफ करने जैसी कोई चीज़ होती है? रेखा सोमानी का यह सवाल आया है। किडनीज जो होती हैं अपनी बॉडी की खुद ही एक फिल्टर्स हैं, अपनी बॉडी का फिल्ट्रेशन वही करती हैं। तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए दुनिया में ही ऐसी कोई दवाई नहीं है। ये आमतौर पे सोशल मीडिया या इंटरनेट या इसमें लिटरेचर पे भ्रम फैलाया जाता है कि अगर आप ये दवाइयाँ लेंगे, ये लेंगे तो इसमें आपकी किडनीज़ हेल्दी रहेंगी, किडनीज़ की खुद की अपनी फिल्ट्रेशन रहेगी, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है। जनरली हमने देखा है कि ये जो फिल्टर्स या ये जो फॉर्मुलेशंस, जो प्रोडक्ट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स जो ये एडवर्टाइज़ करते रहते हैं, इनका कॉम्पोजिशन हमें पता नहीं होता कि इनमें होता क्या है। बट कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इसमें स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये फॉर्मुलेशंस लेने पे एक बार तो ऐसा लगता है कि हमें अच्छा लग रहा है, एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है, शरीर में ताकत आती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या लंबे समय तक ये किडनी को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय ये नुकसान ही करती हैं। तो इस तरह के आप एडवर्टाइजमेंट्स और विज्ञापनों के चक्रों में नहीं पड़िए। अगर आप एडिक्वेट वाटर इनटेक ले रहे हैं तो आपको उसके अलावा किडनी को डिटॉक्स करने की पानी से बेहतर और कोई दवाई नहीं है। अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, अपना अगर आप डायबिटीज़ हैं तो डायबिटीज़ और ब्लड शुगर अपनी कंट्रोल में रखिए और अपना वज़न नियंत्रण में रखिए। ये किडनी के बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स हैं। मेरी उम्र 66 वर्ष है। करीब 5 वर्ष पहले मुझे पेशाब करने में अधिक समय लगने लगा था और पेशाब की धार भी कमज़ोर हो गई थी। जांच कराने पर प्रोस्टेट का आकार 35 मिलीमीटर पाया गया। यूरोलॉजिस्ट ने कुछ अन्य जांचों के साथ मुझे 1 महीने तक सिलोफास्ट डी 8 mg लेने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने सिलोफास्ट प्लेन 8 mg नियमित रूप से लेने को कहा। दवा शुरू करने के बाद मुझे काफ़ी आराम मिला और पिछले 4-5 वर्षों से मैं नियमित रूप से ये दवा ले रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या लंबे समय तक सिलोफास्ट 8 mg लेना सुरक्षित है? क्या भविष्य में इसके कोई दुष्प्रभाव या नुकसान हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर की निगरानी में इसे लगातार लिया जा सकता है? अशोक गुप्ता का सवाल आया है। अशोक जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। प्रोस्टेट समस्या जो होती है 50, 55, 60 वर्ष के ऊपर जो पुरुष होते हैं उनमें एक बहुत ही आम समस्या है जी। और प्रोस्टेट का बढ़ना एक बीमारी हम नहीं मानते, एक नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है। जैसे आंखों में मोतियाबिंद बनता है, वैसे ही शरीर में समय के साथ साथ और उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट भी बढ़ता है। नॉर्मल अगर आप प्रोस्टेट का वज़न देखें तो वो 20 से 25 ग्राम हम मानते हैं, जो कि एक युवा अवस्था में 25 ग्राम तक हम नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज़ मानते हैं। आपने बताया कि आपका प्रोस्टेट का वज़न 35 ग्राम्स के आसपास है और इसमें आपको सिलोफास्ट लेने की सलाह दी गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। सिलोफास्ट एक प्रोस्टेट की दवाई है जो कि पेशाब आपको पास करने में हेल्प करती है। इसमें पेशाब का फ्लो बेटर आता है और धीरे धीरे कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इसमें प्रोस्टेट का जो साइज़ है ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होता जाता है जी। शुरू में आप प्रोस्टेट के साथ सिलोफास्ट के साथ आप सिलोफास्ट डी ले रहे थे और अब आप प्लेन सिलोफास्ट ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। सिलोफास्ट डी हम तब देते हैं जब प्रोस्टेट का साइज़ 40 या 45 ग्राम से ऊपर हो जी। अभी आपका वेट अगर 35 ग्राम्स है तो आप प्लेन सिलोफास्ट ले सकते हैं। इसको आप वर्षों तक ले सकते हैं बिना किसी चिंता के। ये बहुत ही प्रोस्टेट के लिए सेफ दवाई है। इसका शरीर के और अंगों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और आप नियमित रूप से अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क में रहिए और वो आपको बताते रहेंगे कि आपको ये कब तक लेनी है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी उम्र 63 वर्ष है। पिछले कुछ समय से मुझे पेशाब को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है। जब पेशाब लगती है तो उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता। कई बार पेशाब का दबाव अचानक इतना बढ़ जाता है कि तुरंत शौचालय जाना पड़ता है, लेकिन पेशाब की मात्रा उतनी नहीं होती जितना दबाव महसूस होता है। कृपया बताएं कि इसके लिए कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए और क्या इसका प्रभावी इलाज संभव है? प्रकाश शर्मा का ये सवाल आया है। प्रकाश जी, ये बहुत ही कॉमन समस्या है कि पेशाब का कंट्रोल नहीं कर पाना। मतलब आपको पेशाब का प्रेशर लग रहा है लेकिन आपको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन खाली करने के लिए। आमतौर पे ये समस्या को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। इसका मतलब आपका जो ब्लैडर है या पेशाब की थैली है उसमें हरकत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से आपको पेशाब होल्ड करने में समस्या आ रही है। तो इस बीमारी का बिल्कुल इलाज संभव है और इसके लिए आप अपने एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। वो आपके एक बेसिक टेस्ट कराएंगे जिसमें कि एक सोनोग्राफी होती है, एक पेशाब की जांच होती है
और हो सकता है वो आपको एक ब्लैडर डायरी बनाने के लिए बोलें, जिसमें आपको पेशाब की मात्रा हर बार आप कितना कर रहे हैं उसकी मात्रा का आकलन करना पड़ेगा, कितना आप पानी पी रहे हैं उसका आकलन करना पड़ेगा, और वो ये दोनों देख के आपको जो भी प्रिस्क्राइब दवाई है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। आपने बताया कि आप पेशाब बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं और तुरंत आपको जाना पड़ता है। इसमें कई बार पेशाब लीकेज की भी समस्या हो जाती है, मतलब आप पहुँचते पहुँचते भी आपके कई बार कपड़ों में यूरिन का रिसाव हो जाता है, जिसको कि हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये पूरा सिंड्रोम जो है ये एक ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम के अंतर्गत आता है और इसका बिल्कुल इलाज संभव है। आप आज ही अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। बिल्कुल, बहुत बार डॉक्टर ऐसे केसेस भी होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, उन्हें बहुत तेज़ अगर खांसी आती है या छींक आती है, खांसी आती है, तो भी थोड़ा सा जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है। तो क्या ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है? तो इस बीमारी को हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब कोई भी शरीर में दबाव पड़ता है, पेट पे दबाव पड़ता है तो पेशाब लीक हो जाता है। जनरली हम ये महिलाओं में बहुत कॉमन देखते हैं और इसका सबसे कॉमन कारण होता है मसल्स की वीकनेस होना। जैसे हमने देखते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी में मसल्स की जो टोन होती है, मसल की पावर होती है, वो वीक पड़ती जाती है और यही आपके पेशाब को कंट्रोल करने वाली मसल्स के साथ भी होता है। तो इसमें हम महिलाओं को कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह बताते हैं जिसको कि हम कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं, जिससे वो पेशाब को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती हैं उनकी पावर बढ़ती है। साथ ही में कुछ हम दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके कारण से पेशाब में कंट्रोल आ जाता है। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है महिलाओं में और इसका बिल्कुल 100% जो इलाज और निदान संभव है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी माताजी की उम्र 46 वर्ष है, उन्हें पिछले कुछ समय से पेशाब कम मात्रा में आने की समस्या है। सभी आवश्यक जांचें करवाई जिनमें अधिकांश रिपोर्ट सामान्य आई है। केवल मूत्राशय में सूजन यानी सिटाइटिस की समस्या बताई गई है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार भी कराया लेकिन अभी तक कोई विशेष राहत नहीं मिली है। पेशाब की मात्रा अभी भी कम है और समस्या बनी हुई है। कृपया बताएं कि उन्हें और कौन सी जांच या उपचार करवाने चाहिए ताकि उनके पेशाब की समस्या में सुधार हो सके। सतीश का यह सवाल आया है। तो सतीश जी, आपने बताया कि आपकी माताजी को पेशाब कम आने की समस्या है जी। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपके माताजी की या तो किडनीज पेशाब बना ही कम रही हैं जिसकी वजह से पेशाब कम आ रहा है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि पेशाब तो एडिक्वेट मात्रा में बन रहा है लेकिन उसको पूरा खाली करने में आपकी माताजी को परेशानी होती है। ये बीमारी ज़्यादा कॉमन मेरे को लग रही है आपके जो सवाल के हिसाब से, और इसका कॉमन कारण हो सकता है कि आपके माताजी के पेशाब के रास्ते में कोई अवरोध हो, कोई रुकावट हो या कोई ब्लॉकेज हो, जिसको कि हम स्ट्रिक्चर की बीमारी कहते हैं, जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन है। इससे पेशाब करने में परेशानी होती है, पेशाब धीरे धीरे आता है, पेशाब की क्वांटिटी कम आती है और पेशाब करने के बाद भी ये फीलिंग बनी रहती है कि मेरे ब्लैडर के अंदर पेशाब अभी रुका हुआ रह गया और मैं पूरा खाली नहीं कर पाया। तो इसके लिए बहुत ही साधारण से टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपने सोनोग्राफी सुनी होगी। सोनोग्राफी अपनी माताजी की ज़रूर कराइए। एक फ़्लो का टेस्ट होता है जिसको कि हम UFM जांच कहते हैं। उससे एक कंप्यूटर से हम फ़्लो की मात्रा नापते हैं कि कितना फ़्लो आ रहा है, और एक पेशाब करने के बाद ब्लैडर में कितना पेशाब रह जाता है ये हम देखते हैं। अगर इसमें ये रुकावट आती है इन सब टेस्टों में तो इसका एक बहुत ही माइनर सा दूरबीन से एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको कि हम स्ट्रिक्चरोप्लास्टी या ऑप्टिकल यूरेथ्रोटोमी कहते हैं, और जिससे ये समस्या का परमानेंट निदान संभव है। तो अपने यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करिए, वो आपको ये टेस्ट करने की सलाह देंगे। बिल्कुल, जैसा कि ये समस्या महिलाओं में बहुत आम है, वैसे आजकल नॉक्टूरिया जो है उसकी समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो डॉक्टर, मैं ये बात जानना चाहूँगी कि रात को 2 से 3 बार यूरिनेशन के लिए उठना नॉर्मल होता है या वो धीरे धीरे एक अब नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है? अगर आप रात में एक बार से ज़्यादा उठ पा रहे हैं तो ये एबनॉर्मल है, जिसको कि हम नॉक्टूरिया की जो WHO की डेफिनेशन होती है, अगर आप एक बार से ज़्यादा रात को उठ के पेशाब करने जा रहे हैं और इसकी वजह से आपकी नींद में खलल पड़ रहा है या नींद खराब हो रही है तो ये नॉक्टूरिया की डेफिनेशन है और इसका अपने को कारण ढूंढना पड़ेगा। नॉक्टूरिया के बहुत सारे कारण होते हैं, समय के अभाव के कारण मैं बहुत सारे नहीं बता पाऊंगा, बट इसमें सबसे कॉमन कारण होता है एक तो डायबिटीज़, एक हार्ट की बीमारी और एक प्रोस्टेट की बीमारी जो अपन ने अभी थोड़े देर पहले बात करी। तो अगर इन बीमारियों की वजह से आपको नॉक्टूरिया हो रहा है, जैसे हार्ट फेलियर में कई बार नॉक्टूरिया होता है, या COPD जिसकी चेस्ट की कंडीशन होती है, जो एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं वो रात को बार बार पेशाब उठ के करते हैं, तो इन बीमारियों का पता लगाना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से संपर्क करें और नॉक्टूरिया का बिल्कुल इलाज संभव है। नॉक्टूरिया ऐसे ही नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज एन अंडरलाइंग कॉज, कोई ना कोई कारण उसके पीछे होता है और वो ठीक होते ही वो नॉक्टूरिया भी ठीक हो जाता है।
बिल्कुल, तो इसके लिए क्या कोई विशेष तरीके के टेस्ट उपलब्ध है जो करवाने पहले चाहिए? अपने को नॉक्टूरिया का कारण पता लगाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि नॉक्टूरिया का कारण यूरोलॉजिकली हो या किडनी की समस्या से ही हो। जी। किडनी की समस्याओं की वजह से नॉक्टूरिया हो सकता है, प्रोस्टेट की समस्या के कारण से हो सकता है, बट जैसे मैंने बताया हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण से भी हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से मिले, वो आपको बताएंगे कि नॉक्टूरिया का कारण क्या है और उसके हिसाब से ही इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 42 वर्ष है, हेल्थ चेकअप में एक किडनी में छोटी पत्थरी बताई गई है, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं है। क्या बिना दर्द वाली पत्थरी भी नुकसान पहुंचा सकती है या इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? एक पाठक का ये प्रश्न आया है। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है और हम रोज़ दिन में कम से कम 10 से 15 मरीज इस तरह के देखते हैं कि पेशेंट अपनी सोनोग्राफी लेकर हमारे पास आते हैं और उसमें छोटी छोटी पत्थरियाँ किडनी में बता रखी होती हैं और उनको कोई लक्षण नहीं होते। जहाँ तक छोटी पत्थरी का सवाल है, अगर आपको वो कोई परेशान नहीं कर रही है और वो किडनी में पड़ी हुई है, तब आप उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं और समय के साथ साथ हो सकता है कि ये पत्थरी स्वतः ही अपने आप मूत्राशय के रास्ते से पास आउट हो जाए। इसके लिए आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना पड़ेगा, पानी खूब पीना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने डाइट में बदलाव करना पड़ेगा और आपको रेगुलर रूप में जांच करानी पड़ेगी कि ये पत्थरी का साइज़ कहीं बढ़ तो नहीं रहा। कई बार हमने देखा है कि शुरू में पेशेंट छोटी पत्थरी लेकर हमारे पास आते हैं और उनके कोई लक्षण नहीं होते तो वो इस पत्थरी को भूल जाते हैं और 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद जब वो वापस सोनोग्राफी कराते हैं तो वो पत्थरी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और वो थोड़ा बहुत किडनी को डैमेज पहुंचाना चालू कर देती है। तो ये स्थिति उत्पन्न ना होने दें, अपनी रेगुलर चेकअप कराएं, खूब पानी पिएं। लेकिन अगर आपके कोई लक्षण नहीं है और पत्थरी का साइज़ 5 या 6 mm से छोटा है तो आप उसको वेट एंड वॉच करके और उसको निगरानी में रख सकते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 55 वर्ष है, कई बार पेशाब में जाग बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, शुगर नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है, क्या ये किडनी की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है? हरि प्रसाद का यह सवाल आया है। तो हरि प्रसाद जी, पेशाब में फ्रॉथ आना या पेशाब में झाग आना बहुत कॉमन लक्षण है। जनरली इसका कोई हमें कारण नहीं मिलता। कई बार प्रोटीन यूरिया मतलब पेशाब में एक्सेस प्रोटीन जाने से पेशाब में झाग बन जाता है। अगर आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है या आपको कोई किडनी की बीमारी है जिसकी वजह से पेशाब में प्रोटीन का रिसाव हो रहा है, तो इसकी वजह से झाग आ सकता है। इसके लिए आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपके पेशाब की जांच कराएंगे। अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आ रही है तो उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर, कई बार एक समस्या ये भी देखी गई है कि व्यक्ति को पूरे दिन तो प्यास लगती नहीं है, रात को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड महसूस करता है, हर 1-2 घंटे में आँख खुलती है, पानी पीना, बार बार वॉशरूम जाना। तो क्या ये भी कोई एक बीमारी की शुरुआत हो सकती है, रात को जो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? दिस इज़ मोर ऑफ अ मेंटल इशू। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा है कि दिन भर अपन क्या करते हैं कि अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपन बिज़ी रहते हैं, तो पानी पीना अपन भूल जाते हैं और जब शाम को अपन घर पे आते हैं तो वो बॉडी को एक डिहाइड्रेटेड अवस्था में पाते हैं अपन और उस डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए फिर अपन एक बिंज ड्रिंकिंग करते हैं। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब होता है एक साथ 1 लीटर पानी पी लिया, एक साथ आधा लीटर पानी पी लिया। एक साथ अपन पानी पिएंगे तो वो किडनी के ऊपर डेफिनेटली वो दबाव ज़्यादा डालेगी और ज़्यादा दबाव डालेगी तो वो वॉशरूम करने के लिए भी फिर आप उसी हिसाब से बार बार जाएंगे। तो हमारी पाठकों को यही सलाह है कि आप दिन भर रेगुलर इनटेक हर घंटे 2 घंटे में 1-1, 2-2 गिलास पानी पीते रहिए और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दीजिए। इससे आपकी किडनी भी रेगुलर रूप में अच्छी तरह से काम करेगी और एक साथ पानी पीने के कारण जो किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।